तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था। टॉपिक का नाम है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये नहीं जानोगे तो आगे आप लोगों को अकाउंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो मैं ना आप लोगों को कल एक चीज पढ़ा रहा था, एसेट पढ़ाया था, एसेट को डिटेल में बताया था। कुछ तो भी मेरे दिमाग में बात आई थी, तो लाइबिलिटी के बारे में एक दो चीज बताना भूल गया। तो मेरे को बाद में ध्यान आया, अरे मैं लाइबिलिटी में बताना भूल चुका हूं करके, तो मैं आज उसको बता देता हूँ। ठीक है, देख लो, लाइबिलिटी के बारे में मेरे को कुछ कुछ चीजें बतानी है। तो लाइबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये जो लाइबिलिटी किसके लिए, किसके प्रति होती है, लाइबिलिटी ओनर। ओनर जो पैसा लगाता है, ओनर क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, और ओनर यहां से क्या कमाता है, प्रॉफिट। तो कैपिटल और प्रॉफिट दोनों जो होता है वो कैसी लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब हम बाहर वाले लोगों से जो भी चीजें उधार में लिए रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होती है ना, ये मैं कल बताना भूल गया था, ये दो टाइप की होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है करेंट लाइबिलिटी। एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है करेंट लाइबिलिटी। जैसे एसेट्स में भी हमने दो टाइप देखा था एसेट्स में क्या था, नॉन करेंट एसेट था, दूसरा क्या था, करेंट एसेट। वैसे लाइबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है और करेंट लाइबिलिटी क्या होती है समझना। ऐसा कोई भी लाइबिलिटी मतलब कर्जा, ऐसा कोई भी कर्जा जो आपको लंबे समय में जिसका रीपेमेंट करना, लंबे समय मतलब मोर देन 1 ईयर। जैसे बैंक से लोन लेते हैं हम, तुरंत 2 महीने 3 महीने में पेमेंट हो जाता है क्या, नहीं, ज्यादा समय लगता है उसको पेमेंट करने में। तो ऐसा कोई भी कर्जा जो 12 महीने से ज्यादा लेगा, 12 महीने से ज्यादा समय लेगा उसका रीपेमेंट होने के लिए, तो ऐसे लाइबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एग्जांपल मेरे को कोई बता सकता है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बैंक लोन या कोई भी कर्जा जो आप 12 महीने से ज्यादा समय लोगे। हाँ हाँ, बैंक लोन वगैरह ये सब आता है। दूसरा आता है करेंट लाइबिलिटी। दूसरा क्या आता है, करेंट लाइबिलिटी, जिसमें आपको 12 महीने से क्या लगेगा, 12 महीने से कम समय लगेगा पेमेंट करने में। इसको हम क्या बोलेंगे, करेंट लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करेंट लाइबिलिटी। क्या होता है समझना, करेंट लाइबिलिटी में क्या आता है, सबसे पहले क्रेडिटर्स आता है। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। लेनदार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेनदार। एक होता है बिल्स पेबल, एक होता है क्या, बिल्स पेबल। जैसे एसेट्स में मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, डेटर्स होता है और एक क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है। वैसे लाइबिलिटी में, करेंट लाइबिलिटी में एक होता है क्रेडिटर और दूसरा क्या होता है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद करो, ए और बी का 10,000 का माल भेजा था, तो एक तो कागज लिखवा, अगर हम किसी को लिख के दे रहे कागज कि ये लो भैया हम आपको 2 महीने में पैसा लौटा देंगे, तो वो हमारे लिए बिल्स पेबल है, और सामने वाले के लिए वही कागज क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है, तो बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, कर्जा है हमारे लिए। तो ये दोनों जब आ जाता है ना एक साथ, जब दोनों को देखा जाता है तो इसका एक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। आगे बात समझ लो, क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम उधारी में माल खरीदते हैं, और बिल्स पेबल मतलब एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने किसी से प्रॉमिस किया है कि हम आपको इतने महीने में पैसा लौटा देंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। दूसरा, करंट लायबिलिटी में और क्या क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब समझते हो ना, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या, ऐसा एक्सपेंस जो बाहर खड़ा है,
ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है ड्यू। ठीक है, क्या होता है समझो। अच्छा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने टैली के बारे में पहले से सुना हुआ है कि टैली में अकाउंटिंग होती है? कितने लोगों ने सुना है आप लोगों ने? आपको पता है टैली में अलग अलग लेवल की अकाउंटिंग होती है। एकदम बेसिक लेवल की जो अकाउंटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, जहां पर आप जाओगे, परचेज सेल और डेली के ट्रांजेक्शन की एंट्री करके आ जाओगे। वो एकदम बेसिक लेवल की अकाउंटिंग, उसके लिए ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एंट्री वेंट्री करने आना चाहिए। समझे मेरी बात? आप लोगों ने ये सुना है कि टैली में एक क्लोजिंग का काम होता है, क्लोजिंग का? सुने हो कि नहीं सुने? ये मैं बताऊंगा सब आप लोगों को एक एक करके। तो क्लोजिंग का काम आप तभी कर पाओगे जब आपको अकाउंटिंग की बारीकी से नॉलेज होगी। साल के आखिरी में हमको बुक्स ऑफ अकाउंट को, एक अकाउंटेंट क्या होता है, साल भर के ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देता है, फिर एक हेड अकाउंटेंट आता है, हेड अकाउंटेंट वो आके बुक्स को क्लोज करके जाता है, पूरे बुक को फाइनल करके जाता है। आपके एंट्री कर देने से बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार नहीं हो जाते, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना पड़ता है, लास्ट में फाइनलाइज करना पड़ता है। तो वो फाइनलाइज करोगे तब जब आपको अकाउंटिंग का प्रॉपर क्या होगा, नॉलेज। तो मैं इन सारी चीजों को बता इसलिए रहा हूं, ये सब कुछ क्लोजिंग का, एंट्री का पार्ट है। ठीक है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है समझना। मान लो हमारे शॉप का रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ। हम अकाउंटिंग कब से करते हैं? अप्रैल से मार्च की, हम पूरे एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी अकाउंटिंग करते हैं। हमारा एक प्रैक्टिस है कि हम इस महीने का जो किराया है अगले महीने के 10 तारीख तक पेमेंट करते हैं। तो आपने अप्रैल महीने में पूरा जो रखा होगा उसका पेमेंट कब किए होंगे आप? 10 मई को किए होंगे। वैसे मई का किराया आप कब दिए होंगे? 10 जून को। जून का किराया कब दिए होंगे? जुलाई। ऐसे करते करते साल के आखिरी में जब मार्च का महीना आया तो मार्च का पैसा कब दिया? 10 अप्रैल को दिए। अब फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कब क्लोज करते हैं? 31 मार्च को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब मार्च महीने में जो मार्च का किराया था आपने क्या 31 मार्च तक पे कर दिया था? उसको आप करोगे कि नहीं पे? और कब पे करोगे? 10 अप्रैल को। लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बंद कब हो रही है? 31 मार्च। तो इस दिन आपने क्या किराए का भुगतान कर दिया? तो इस दिन आप वो 10,000 रुपए को क्या लिखोगे मालूम है? आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसा खर्चा जो देने का हो गया है लेकिन दिए नहीं है। दे दोगे आप 10 दिन बाद दे दोगे, लेकिन अभी 31 मार्च को दिए हो क्या आप? नहीं। 31 मार्च को नहीं दिए थे तो वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे आप किसी स्टाफ की सैलरी, आप क्या, कोई स्टाफ काम करता है, आप अपनी स्टाफ की सैलरी को 15 तारीख के हर महीने के अगले महीने में देते हो, होता है कि नहीं? कि भाई आप काम इस महीने करवाए लेकिन स्टाफ की सैलरी कब दोगे? अगले महीने की 15 तारीख तक। तो आप मान लो 20,000 रुपए स्टाफ की सैलरी देते हो, तो मार्च महीने में आपने अपने स्टाफ से काम करवा लिया, लेकिन आप सैलरी कब दोगे उसको? अप्रैल के 15 तारीख को दोगे। तो 31 मार्च को जब आप खाता बंद करोगे तो क्या आपने 20,000 रुपए पेमेंट दिया स्टाफ को 31 तारीख को? नहीं। दे दोगे, नहीं देने वाली बात नहीं है, दे दोगे, लेकिन 31 तारीख को हमने नहीं दिया। तो जब आप 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से किराया दिखाओगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 20,000 रुपए सैलरी का दिखाओगे। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है मालूम है? 31 मार्च की डेट पे करंट लायबिलिटी है। क्या है? करंट लायबिलिटी। ऐसा कर्जा जिसको हमको नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी जिसका पेमेंट करना है। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब क्या सैलरी 1 साल बाद दोगे क्या उसको? नहीं, 10 दिन के अंदर ही पेमेंट करने वाले हो आप। ठीक है, तो जब तक नहीं दोगे तब तक तो कर्जा रहेगा ही आपके ऊपर उसका। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। एक होता है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हिंदी में बैंक अधिविकर्ष भी बोलते हैं। तारनी, पता है बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? नहीं पता? आपको पता है तनुजा? बैंक की जितनी लिमिट,
ठीक बोल सकते हैं, ठीक बोल रहे हो आप। हाँ, नहीं, आप लोग। आप लोग बता सकते हो, पूर्वांशी। जैसे देखो, मेरा है ना आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, और वहां पे मेरा पूरा लेन देन चलता है। तो बैंक वाले ने मेरे लेन देन को देखते हुए मेरे को एक फैसिलिटी दी है, मेरा करंट अकाउंट है, मेरे को फैसिलिटी दी है कि आप 4 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। मतलब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी मैं 4 लाख रुपए तक कभी भी निकाल सकता हूँ, कभी भी। क्रेडिट कार्ड समझते हो ना, क्रेडिट कार्ड में पैसा रहता है क्या? नहीं। पैसा नहीं भी रहने के बाद उसके बाद एक लिमिट रहती है, आप उतना निकाल सकते हो, जब पैसा आ जाता है वापस डाल देते हो, तो वो लिमिट मैं लेके रखता हूँ। तो मैं मान लो मेरे अकाउंट में अभी जीरो बैलेंस है, मैं वहां से 15,000 रुपए निकाल लिया। कितना निकाल लिया? जीरो बैलेंस है लेकिन मैं 15,000 रुपए निकाल लिया। तो ये 15,000 रुपए मेरे लिए क्या हो जाएगा? माइनस में चले जाएगा मेरे अकाउंट। तो अकाउंट माइनस में चला गया, मतलब मैंने ओवर ड्राफ्ट कर लिया, मतलब जितना पैसा नहीं था उससे ज्यादा निकाल दिया। तो वो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होगी, इसको नियर फ्यूचर में पे करना पड़ता है। ये हमारे लिए ऊपर एक कर्जा है, शॉर्ट टर्म लोन भी बोल सकते हैं। अगली बात समझ में? चलो अब ध्यान से समझना। तीसरा कमाई का जरिया बैंक ओवरड्राफ्ट। आप अपने आप को एक बैंक से अपनी पहचान बनाओ, और बैंक से एक है ना लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं डीएसए। क्या बोलते हैं? डीएसए। आप जाओ बैंक में, बोलो मैं डीएसए बनना चाहता हूँ, तो बैंक वाला आपको 2-4 तो फॉर्म देगा। ठीक है, फॉर्म देने के बाद आप फॉर्म भरो, बैंक में जमा करा दो। बस ये है कि आपने कोई लोन वोन का डिफॉल्ट तो नहीं किया है। तो आप क्या करोगे? बैंक आपको एक अधिकृत एजेंट बना देगा। तो आप जब किसी का लोन करोगे, मतलब आप बैंक से जुड़ गए, अब आप जाओ किसी का लोन करो, लोन करवाने का भी आपको पैसा मिलेगा। मतलब वो सामने वाला पैसा नहीं देगा, बैंक आपको कमीशन देगा। तो डीएसए जो होता है ना, ये एक होम लोन के लिए अलग होता है, बिजनेस लोन के लिए अलग होता है। तो आप अपने आप को डीएसए के बारे में भी, मतलब भाई बैठे बैठे कमाई, इन्वेस्टमेंट कुछ है इसमें नहीं। आप बैंक में जाओ, अपने आप को डीएसए बना लो, डीएसए बन गए। अब आप लोगों को मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा अपने काम का। ठीक है, अब लोगों को पता चल गया हाँ भाई आप लोन कराते हो, आप लोगों को लोन दिलवाओ। लोन तो आज के डेट में हर आदमी लेने के लिए बैठा है, ये बहुत बड़ा मार्केट है ये। तो आप जाओ डीएसए बन जाओ, बहुत कमा सकते हो आप यहाँ पे। बैंक 10 लाख के पीछे 10 से 15,000 रुपए कमीशन देती है। मतलब अगर आप किसी का 10 लाख का लोन कराओगे ना, तो 10 से 15,000 रुपए आपको कमीशन देगी। डीएसए की कमाई यही नहीं रुकती। अब डीएसए क्या करता है समझना। डीएसए जैसे अब भी आप लोगों की क्लास के पहले मेरे पास एक लड़की का फोन आया था, मतलब ये आस्था नाम है इसका। ये अभी इसका एक तो फर्म है, फर्म मतलब वो कुछ बिजनेस करती है, तो उसको करंट अकाउंट, वही बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है बैंक से। बिजनेसमैन लोगों को जरूरत पड़ती है, ओडीसीसी बोलते हैं। तो ओडीसीसी वाले लोग के लिए सीएमए रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। काहे की रिपोर्ट पड़ती है? सीएमए रिपोर्ट की। अब सीएमए रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, एक मिनट। सीएमए मतलब वो सीए वाला सीएमए नहीं है ना, ये सीएमए कोई वो, ये मतलब एक रिपोर्ट का नाम होता है जिसमें जिनको भी बैंक से वो लेना रहता है। एक मिनट में दिखा दे रहा हूं। एक पुरानी रिपोर्ट रखी है मेरे पास। रिपोर्ट का नाम क्या है? सीएमए रिपोर्ट। कहाँ के है ये?
कविता निषाद गरियाबंद, हो सकता है किसी के जान पहचान वाले होंगे, बताना मत ना। ये देखो प्रपोज्ड बैंक, बैंक का नाम क्या है, कहाँ से लेना चाह रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया। कितने की सीसी लिमिट, सीसी ओडी एक ही चीज है लगभग, है ना। कितने का लेना चाह रहे हैं, 9 लाख रुपए का। तो जब तक ये रिपोर्ट जमा नहीं करेंगे तब तक उनको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। और ये रिपोर्ट बनाया किसने है, पढ़ लो, ये मैंने बनाया, पुरानी रिपोर्ट है इसलिए एड्रेस पुराना डाला हुआ है, ठीक है। आगे ये रिपोर्ट है, पढ़ो क्या लिखा है, क्या अकाउंट का नाम क्या है, ये कैसे बना होगा, और कितने साल का, 1 2 3 4 5 साल दिख रहा है। 5 साल का रिपोर्ट में ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनल अकाउंट ये सब बना के डालना पड़ता है। अब आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तभी तो रिपोर्ट बनाओगे। और ये रिपोर्ट का मेरे को कितना रुपया मिला होगा बनाने का काम मात्र 15 से 20 मिनट लगता है बनाने में। फॉर्मेट पूरा बना हुआ है, हमको डेटा फीड करना है, क्लाइंट का नाम हम चेंज करना है, रिपोर्ट बन के तैयार। और ये एक्सेल शीट में बनती है, पूरे फॉर्मूले भी डले हुए हैं उसमें। मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है बनाने में, और मेरी फीस है इसकी 5,000 रुपए लगभग। वो आदमी देख देख के चले, थोड़ा गरीब आदमी तो कम ज्यादा कर भी देते हैं, लेकिन मिनिमम 5,000 रुपए हम इसकी फीस लेते हैं। और इसमें बैंक से टाई अप अगर है तो मेरे को बैंक कम से कम है ना हर महीने 5-6 रिपोर्ट भेजता ही है बनाने की। और ये कविता निषाद को मैं नहीं जानता कौन है, बैंक वाला मेरे को केस भेजता है बनाने की। ये लो सर इसका लोन होने वाला है, तो पैसा क्लाइंट देगा, लेकिन रिपोर्ट बनाने के लिए कौन बोलता है, बैंक वाला। और ये सबका आधार क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर आपको आता है तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये इसका कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और उसके बाद क्या बना के रखा है मैंने, ये बैलेंस शीट है। उसके आगे फिर ये तो आपका अकाउंटिंग वाला काम हो गया, ये उसकी बेसिक चीजें हैं। ये फिर यहाँ से रिपोर्ट हम ये ऐसा रिपोर्ट जाता है, ये पूरा फॉर्मूला निकाल के दे देते हैं। बस मेरे को चेक करना पड़ता है कि सब सही निकला है। ये पूरा रिपोर्ट है, 19 पेज की रिपोर्ट रहती है। इस रिपोर्ट को देख के ही बैंक वाला डिसाइड करता है इसको लोन लेना है कि नहीं लेना। समझे मेरी बात, ये सीएमए रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो आज एक लड़की का फोन आया था, उसका भी मेरे को भी बनाना है। उसका हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक से फाइनेंस, उसका भी 10 लाख रुपए का लोन, ठीक है। क्या बोल रहे हो, नहीं। तो बात ये क्यों निकली, क्योंकि बात यहां पे रुक गई थी। सोच लो, एक इतना सा पॉइंट जो करेंट लायबिलिटी का बिजनेस में है, इतनी सी चीज में आप पैसा देख सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आगे बात समझ में। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद हमारे पास आगे और क्या है, और क्या क्या आता है लायबिलिटी में, करेंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ट्रेड पेबल, ये सब हो गया, है ना। कोई भी प्रकार का खर्चा जो ड्यू है, जिसका आप पेमेंट किए नहीं हो लेकिन वो देना है आपको, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, करेंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। या कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, आप काम किए नहीं हो लेकिन सामने वाला आपको पैसा एडवांस में देके चला गया। तो जब तक आप काम करके दोगे नहीं तब तक वो इनकम आपके पास जो पड़ी है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, करेंट लायबिलिटी कहलाएगी। अगली बात समझ में। जब तक आप उसका काम नहीं किए हो और एडवांस ले लिए हो तब तक वो आपके लिए क्या कहलाएगा, करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। लायबिलिटी के बारे में मैं कल अधूरा बताया था। तो लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है, इंटरनल मतलब ओनर के टुवर्ड्स होती है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहरी लोगों को जो देना है। एक्सटर्नल भी 2 टाइप की होती है, एक होती है नॉन करेंट और दूसरी क्या होती है, करेंट। तो नॉन करेंट के अंदर बैंक लोन जिसका पेमेंट लंबे समय में होना है, 12 महीने से ज्यादा लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट। और जिसका 12 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिसको जल्दी जल्दी पे करना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। उसके बाद कल की क्लास में मैंने आप लोगों को परचेज बताया था। परचेस मतलब क्या होता है, गुड्स का परचेस कर रहे हैं तो परचेस कहलाएगा। कोई गुड्स के अलावा दूसरी चीज खरीदेंगे, एसेट वैसेट खरीदेंगे, तो वो परचेस नहीं कहलाएगा। परचेस कब कहलाएगा, जब आप क्या खरीद रहे हो, गुड्स। परचेस रिटर्न किसको बोलेंगे, खरीदा हुआ माल जब हम वापस करते तो उसको क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। सेल्स किसको बोलेंगे, जब आप गुड्स को बेच रहे हो, एसेट्स को बेच रहे हो तो नहीं, गुड्स को बेच रहे हो तो क्या कहलाएगा, सेल्स।
अब जब बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा कस्टमर के द्वारा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा भले 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मैं आज पूरा बेसिक टर्म्स खत्म कराऊंगा, क्योंकि मेरे को भी है ना थ्योरी पढ़ाने में ज्यादा मजा आता नहीं, प्रैक्टिकल कराएंगे। कल से पूरा प्योर अपना प्रैक्टिकल ही चलेगा, है ना। 11 नंबर में आ जाओ, डेटर्स। डेटर्स मतलब कौन होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। डेटर्स कौन होते हैं, एक हमारे लिए करंट एसेट होता है जिसको हम उधार में माल बेचते हैं, है ना। डेटर्स कोई इंसान भी हो सकता है और कोई क्या हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जिसको हम उधार में उधार नहीं लिखता, क्रेडिट से क्या किया हमने उसको, क्रेडिट से। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर में लिखो क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जिससे हमने क्या किया है, क्रेडिट परचेस किया हमने। ठीक है, तीसरा डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्काउंट। क्या समझते हो डिस्काउंट से, बताओ। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा। क्या होता है बताओ, एक मिनट में। कभी सुने हो डिस्काउंट, आप कुछ खरीदने जाते हो तो बोलते हो डिस्काउंट दे दो। थोड़े साल पहले, 2-3 साल पहले मैं ना सूटकेस खरीदने गया था। सूटकेस की एमआरपी थी 28,000 रुपए। एमआरपी कितनी थी, 28,000 रुपए। दुकान वाला बोलता है इसकी एमआरपी 28,000 है, लेकिन ये सूटकेस आपको 60,000 रुपए में मिल जाएगा। हाँ, जाना आपको भी लेने, अभी जाओ। अब ऐसे ही होगा आपके साथ भी। एमआरपी कितने की है और बेच कितने मेरा है, 7,000। और थोड़ी देर बाद मैं खड़ा था वहां पे, मेरे साथ में कोई एक जन और आया दूसरा, तो उसको भी वही पहना दिए टोपी। ये 28,000 की सूटकेस है, आपको कितने में पड़ेगी, मतलब बिना बोले डिस्काउंट दे रहे हैं, बिना बोले डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मतलब ऐसा डिस्काउंट जो आपके साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। मतलब लग रहा है यार 28,000 की चीज को 7,000, कम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती बढ़ा के रखा होगा और कम करके दे रहा है। तो ऐसा कोई डिस्काउंट जो बिना मांगे मिल जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, कहीं पे देखो ना इतना ऑफ लिखा रहता है, नहीं भी बोलोगे तो भी डिस्काउंट काट के देगा वो। तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है वो टर्म्स और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक व्यापारी हो, मान लो किसी से रेगुलर में माल खरीदते हो, जैसे आप लोगों ने भी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े तो उसमें देखे होंगे कि अगर कोई कस्टमर लेट पेमेंट करता है तो ब्याज चार्ज करते हैं। तो किसी कस्टमर का अगर जल्दी पेमेंट आ जाता है समय के पहले, तो उसको डिस्काउंट भी देते हैं। जैसे मान लो आपको 10,000 रुपए देना है, बोलेगा अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आप 9,500 ही दे चल जाए। तो ऐसा कोई डिस्काउंट जो कैश पेमेंट पे या प्रॉम्प्ट पेमेंट पे दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ये टर्म्स और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये सबको नहीं दिया जाता। समझ में आ गई बात। और एक बात आती है रिबेट। एक बात आती है क्या, रिबेट। मैं अभी बात किया था ऊपर डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। और एक बात होती है कि रिबेट की। रिबेट कभी सुने हो नाम, रिबेट मतलब होता क्या है, छुट्टी होता है, ये भी, इसमें भी पैसा कम हो जाता है। हाँ हाँ बोलो। रिबेट मतलब ये होता है, ध्यान से समझना। हमारे घर में मतलब आज से 6-7 साल पहले मैं फ्रीज लेने गया था। फ्रीज
फ्रीज तो जानते हो ना क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। तो उस फ्रीज की है ना वैल्यू कुछ 45,000 रुपए थी। अब दुकान वाला आया, बताया भैया ये 45,000 का है। मैं बोला ठीक है भैया, मेरे को ये पसंद आ रहा है। तो अचानक मेरा ध्यान गया पीछे एक तो बड़ा सा स्क्रैच लगा। मतलब भैया इसमें तो स्क्रैच लगा है। तो बोलता है ठीक है भैया आपको दूसरा पीस दे देते हैं। तो बोला नहीं भैया ये स्क्रैच लगा है। तो अब सोच लो, अब आप कार का डेंटिंग पेंटिंग कराओगे, सोच लो एक स्क्रैच भी मिटाना है तो पूरा दरवाजा पेंट करना पड़ता है क्योंकि कलर मैच करने के लिए। तो फ्रीज को अगर वो बनवाने बैठेगा तो जितना उसको बनाने में खर्चा आएगा तो वो दिमाग लगाएगा यार उसमें खर्चा करूंगा, उससे अच्छा उतना पैसा कस्टमर का कम कर देता हूं मैं। नहीं समझे? मान लो फ्रीज का पूरा एक साइड पे पूरे पल्ले को पेंट कराएगा तो उसका 5,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक काम करो भैया आप ये फ्रीज को 40 में रख लो बोल दिया। अब स्क्रैच ऐसे साइड में है तो अपने को दिख भी नहीं रहा है, ऐसे दीवार से चिपका रहेगा तो घर ले जाऊंगा तो स्क्रैच से थोड़ी फ्रीज काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा कोई डिस्काउंट, ऐसा कोई छूट जो प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, गड़बड़ी मतलब टेक्निकल नहीं, छोटा मोटा, तो उसके कारण उसकी जो वैल्यू में कमी हो गई, जिसके कारण हमको थोड़ा छूट मिल गया, कम हो गया, उसको क्या बोलते हैं, रिबेट। लेकिन ये रिबेट तभी मिलेगा जब आप इसको खरीदोगे। नहीं खरीदोगे तो सबको कम करके लिए नहीं बैठा है, और रिबेट भी सबको नहीं दिया जाता। बाकी के प्रोडक्ट में क्या डिस्काउंट चल रहा है क्या वो वाला? नहीं, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मतलब स्क्रैच था, इसलिए आपको क्या मिला, रिबेट। समझ में आ गई बात? जैसे मेरी जीन्स फटी हुई है यानी, तो 2,000 की जीन्स होगी तो मेरे को कितने में मिली, 500 रुपए में। ऐसा नहीं है भाई, तो डिजाइन है। तो रिबेट हो गया। यहां तक किसको किसको कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है, कैश डिस्काउंट होता है। वो आएगा, बताऊंगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? रिबेट, आगे बढ़े। क्या क्या हो गया हमारा? एंटिटी हो गया, कैपिटल हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, इवेंट हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, डिस्काउंट रिबेट हो गया। एक नाम आ गया बैड डेट। बैड डेट, इसका बी साइलेंट है। आपने किसी को कुछ उधार दिया, और सामने वाला उधार में ले गया और आपका पैसा वापस नहीं दिया, तो जो पैसा आपका डूब गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट। ऐसा अमाउंट जो आप किसी से रिकवर नहीं कर पाए, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, बैड डेट। ठीक है, दुबत ऋण। 17, 18 तो 17। एक वर्ड आएगा आपके सामने, इनसॉल्वेंट। दो वर्ड लिख दे रहा हूं एक साथ, एक लिख रहा हूं सॉल्वेंट, और एक वर्ड आएगा आपके सामने इनसॉल्वेंट, 18 नंबर पे। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट ये क्या होता है? ये एक अकाउंटिंग टर्म है। क्या होता है समझना। सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि आपकी एसेट्स जो है, आपकी जो एसेट्स है वो आपके लाइबिलिटी से या तो ज्यादा है या आपकी लाइबिलिटी के बराबर। मतलब आपके पास जो संपत्तियां हैं आपके कर्जे के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। मतलब कल को अगर कोई लाइबिलिटी वाला आपसे पैसा वसूलने आएगा तो आराम से आपके एसेट इतने हैं कि आप आराम से उसको पेमेंट कर सकते हैं, तो आप क्या कहलाओगे, सॉल्वेंट। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हो गई जहां एसेट जो है आपकी लाइबिलिटी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपकी लाइबिलिटी इतनी है कि एसेट उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। ठीक है। 19 बार बार एक वर्ड आएगा एंट्री। एंट्री नाम का एक वर्ड आएगा। एंट्री मतलब क्या होता
एंट्री मतलब क्या? हाँ, आप लोगों को मैंने बताया था बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं और क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और इधर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है। जब ट्रांजेक्शन्स को और बुक्स ऑफ अकाउंट को हम ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्री करना। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्री करना। इसके बाद एक वर्ड आएगा अकाउंट। अकाउंट, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट को हिंदी में खाता बोलते हैं। अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। अकाउंट का जो ये वाला साइड है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट, और ये वाला साइड क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट की इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट, और उस वाले साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, एक मिनट और देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, बताऊंगा। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बता तो दूंगा, लेकिन अभी जब मैं आप लोगों को, जब मैं वो समझाऊंगा जर्नल एंट्री, तब बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी बताऊंगा तो वो सही समय नहीं है बताने का। चलो आगे एक नाम लिखो 21 में, ड्राइंग। आपने आज से पहले ड्राइंग्स वर्ड कभी सुना है क्या? ड्राइंग मतलब ऐसे चित्र बनाने को ड्राइंग्स बोलते हैं ना। अकाउंटिंग में देखो, इंग्लिश एक इतना बेकार लैंग्वेज है, मतलब कि एक ही चीज का अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकलता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल, कैपिटल हम कहाँ सुने थे इसके पहले, अकाउंट नहीं पढ़ रहे थे तब? किसी राज्य की राजधानी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल के रायपुर, या कैपिटल लेटर्स में आपने पढ़ा होगा, बड़ा ए और छोटा ए ऐसा वाला, और कहीं कैपिटल सुने थे इसके अलावा? लेकिन अकाउंटिंग के भाषा में कैपिटल का मतलब होता है ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल बोलते हैं। वैसे ही जब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी मैंने एंट्री वर्ड बताया, एंट्री मतलब कहीं घुसना, उसको एंट्री बोलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में ट्रांजेक्शन और इवेंट को जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्री करना। ठीक है, वैसे ही ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का नॉर्मली हमने मतलब क्या जाना है कि चित्र वित्र बनाने को ड्राइंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, और ये बिजनेस का ओनर है। बिजनेस का ओनर अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए जो कैश निकाल लेता है, और क्या निकाल लेगा, घूस निकाल लेगा। हो सकता है भाई आप किराना दुकान वाले हो तो राशन अपनी दुकान से तो निकाल के ले जाओगे ना, आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा अपनी दुकान से लेके जाओगे। तो आप अपनी जरूरत के लिए अपने व्यापार से जब कैश निकाल के लेके जाते हो, या फिर क्या लेके जाते हो, गुड्स, तो ये दोनों की अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, आगे 22वां, वाउचर। वाउचर वर्ड कहाँ सुने हो, वाउचर वर्ड सुने हो? हाँ, जोमेटो में सुने, और कहाँ सुने हो, गिफ्ट वाउचर हो गया, और पूर्वांशी, हाँ, थीम वाला वाउचर, वो रिचार्ज करते थे जीत के वाला वाउचर, और वो तो जमाना गया अब। शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो कुछ आपको डिस्काउंट वाउचर मिल जाता है, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में वाउचर का मतलब वो नहीं होता। ध्यान से समझना, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ या फिर कोई भी इवेंट हुआ, इसका जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा,
उसका क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को क्या बोलेंगे? वाउचर। जैसे एग्जांपल दे सकते वाउचर का, आप किसी से कुछ सामान खरीद के लाए, परचेज किया, तो आपको सामने वाला बिल देगा काट के, तो बिल आप एक फाइल में रखोगे तो उसको बोलेंगे वाउचर। आप कुछ बेचोगे किसी को तो आप बिल काटोगे, तो बिल आपके लिए क्या है? वाउचर। बिजली बिल आया, वो लंबा पट्टी मिला, वो भी क्या एक प्रकार का वाउचर। आप कुछ भी काम करो, उसके बदले अगर आपको कोई उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल रहा है, उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या बोलते हैं हम? वाउचर। अकाउंटेंट की दूसरी जवाबदारी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, सबके वाउचर को संभाल के रखना। हम तो कुछ खरीद के लाते, बिल फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है कि उस सारे वाउचर को क्या करेगा? संभाल के रखेगा। अब मैं आप लोगों को वाउचर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक क्लाइंट है, परचेज बिल, हम लोग जीएसटी का भी काम करते हैं, वो हर महीने क्या करता है? अपने पूरे परचेज बिल मेरे को भेजता है। तो ये परचेज बिल की फाइल है, ये पूरा परचेज बिल आपको दिखेगा, ये पूरा खरीद के रखा है, पूरा उसने लाइन से जमा के रखा है। कुछ कुछ बिल फट जाते हैं तो उसको रखा है बेचारा संभाल के। ठीक है, ये पूरे परचेज बिल है, पूरे एक महीने के। ठीक है, तो ये सब परचेज बिल है, तो ये क्या है? अल्टीमेटली इसको क्या बोलेंगे? वाउचर बोलेंगे। तो हर महीने के महीने क्लाइंट मेरे पास भेजता है परचेज का, सेल का पूरा डिटेल, बैंक स्टेटमेंट भेजता है, उसके बेस पे हम लोग जीएसटी का काम करते हैं। ठीक है, वाउचर को कैसे संभाला जाता है, कैसे रखोगे? एक तो प्रॉपर फाइल मेंटेन करना पड़ेगा आपको, मंथली कर सकते हो या जैसा भी आपको ठीक लगे। इसको क्रोनोलॉजिकली जमाना पड़ता है। कैसे जमाना पड़ता है? क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज, और डेट वाइज भी जमाओगे तो रिवर्स ऑर्डर पर जमते हैं। जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख का सबसे नीचे चले जाएगा, 1 के बाद कौन सा तारीख है? 2 तारीख, तो 2 तारीख का 1 के ऊपर आएगा, फिर 3, 4, 5 ऐसे करते करते लाइन से, फिर 31 या 30 तारीख जो भी वैसे करते वाउचर। मतलब जब हम एंट्री करने बैठोगे, आप भाई आप तो यही करना है आप लोगों को, तो आप जब एंट्री करोगे तो पहले बिल से एंट्री करने नहीं बैठोगे, आप लास्ट तक खोलोगे। ठीक है, ये एक टेम्पररी फाइल टाइप का होता है, इसको निकाले, इसमें इसको डाले, समझे, और पूरा इसको आप ऐसे पहले पलटा लिए। ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा, इसको ऐसे करके पूरा पलटा लिए लास्ट तक। ठीक है, अब आप एंट्री करोगे ना तो ऐसे उल्टा चलते जाना, ऐसा एक एक देख के। ये सब दूंगा मैं आप लोगों को एंट्री करने की, देख के एंट्री करो बोलूंगा। ठीक है, वो जर्नल एंट्री नहीं करवाऊंगा, एक तो परचेज गुड फ्रॉम मोहन, तो ये अपन को इसको देख के एंट्री करना है टैली में। ठीक है, ये हो गया, ऐसे करके आपको उल्टा चल के एंट्री करनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाउचर, तो ये परचेस वाउचर कहलाता है। वाउचर के बाद क्या आता है हमारे सामने? डिस्काउंट हो गया, रिपेड हो गया, उसके बाद बात आती है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ह्रास। डेप्रीसिएशन, डिप्रेशन नहीं है ना, डेप्रीसिएशन। अच्छा, एक चीज बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले, 10 साल पहले हम एक वर्ड जानते भी नहीं थे, डिप्रेशन। जानते थे? नहीं जानते थे। आजकल ये वर्ड बहुत ट्रेंड में आ गया। तो आप लोग देखो, कभी भी छोटी सी भी समस्या आ गई, कोई चीज का टेंशन है, तो आप बोलते हो मैं डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। नहीं, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने वर्ड को अपने जिंदगी से निकाल दो। डिप्रेशन वर्ड होता ही नहीं है कुछ नहीं। अपने पेरेंट्स को देखना, इतने स्ट्रगल करके बैठे हैं वो, फिर आप अपनी स्ट्रगल को उनसे कंपेयर करते,
फिर बोलना आप डिप्रेशन में हो कि नहीं। समझ में आई बात? तो डिप्रेशन को है ना, 2-3 तो मूवी आ गई है डिप्रेशन के ऊपर, तो वो आपको मतलब है ना हर चीज का है ना आज के डेट में जो मतलब मैं किसी फील्ड को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज को व्यापार बनाया जा रहा है। आपको आपको एक साइकोलॉजी डाली जा रही है आपके दिमाग में, डिप्रेशन नाम की भी कोई बीमारी होती है। अब डिप्रेशन का इलाज करने वाले खड़े हो गए, समझे मेरी बात? अब इलाज करने वाले खड़े नहीं, ये होता होगा जिसको होता होगा, लेकिन इन जनरल आप लोग जो जिस चीज को मान लेते हो ना वो चीज है नहीं। तो आजकल यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इस चीज को लेके चल रही है। तो पहली बात बता दूं, इस नाम का कोई चीज होता नहीं है, होता भी होगा तो हमारे से बहुत दूर है। और आपको लगता है तो आप अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल देख लो, फिर आप अपने आप को उनसे कंपेयर करना कि भाई हम कितना स्ट्रगल किए हैं तो हमारे ऊपर डिप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ ये फालतू चीजों से दूर रहो। तो हम वैसे डिप्रेशन की बात कर भी नहीं रहे, हम बात किसी कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हमारा कोई एसेट अगर है ना, एसेट अगर है तो एसेट की वैल्यू में कमी हो जाना। एसेट की वैल्यू में क्या हो जाना? कमी हो जाना। उस वैल्यू की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मान लो आपने कोई 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, फर्नीचर, मशीन, कुछ भी। अब क्या 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए का रहेगा? क्या नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो वो मान लो 80,000 रुपए का हो गया। कितना रुपए कम हो गया? 20,000। तो ये 20,000 रुपए जो कम हो गया ना, इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अब ये वैल्यू में कमी आती क्यों? वैल्यू में कमी आती क्यों? ये वैल्यू में कमी इसलिए आती है, नहीं यूज किया होगा क्या? मैं मोबाइल खरीदा ब्रांड न्यू, डब्बा पैक है, 1 साल तक अलमारी में रख दिया ले जाके, यूज भी नहीं किया, स्क्रैच भी नहीं आए। अब 1 साल बाद निकाल के रखूंगा तो वो उतने का उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। यूज नहीं किए तो भी उसके ऊपर एक समय गुजर गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। समझे मेरी बात? तो अब वो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, गिर जाएगी। तो एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना। क्यों कमी आ जाना? पहला, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम निकल जाने के कारण। दूसरा, उसका यूज होने के कारण, उस एसेट का यूज भी हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ वियर एंड टीयर आ गया। वियर एंड टीयर मतलब, वियर एंड टीयर मतलब कुछ टूट फूट हो गई है, उसके कारण भी वैल्यू में कमी आती है। और एक वर्ड में लिख रहा हूं, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मतलब, ऑब्सोलिसेंस मतलब ये चीज का चलन कम हो गया, अब प्रचलित हो गई है चीज। जैसे पहले आप लोग 4G मोबाइल चलाते थे, अब जो भी मोबाइल खरीदने जाता है कौन सा मोबाइल लेता है? 5G मोबाइल लेता है। ठीक है, अब जिस हिसाब से अभी AI ने जन्म लिया है, अब आने वाला जो 10 साल है ना, वो और कितनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर देगा, आप कोई हिसाब नहीं लगा सकते। तो अब फिर 5G मोबाइल भी नहीं खरीदोगे, कुछ और खरीदोगे उस समय का जो ट्रेंडिंग होगा। तो अचानक भयानक अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया जिसके कारण पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई और नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीजों का वैल्यू ऐसे ही कम हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सोलिसेंस, अप्रचलित होनी वो चीजें। तो इन सभी कारणों के वजह से एसेट की वैल्यू में क्या आ गई? कमी आ गई। तो इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अगर आप ये सारी चीजों को नहीं जानते हो तो आप अकाउंटिंग करना भूल जाओ। उसके बाद 24 नंबर में आ जाओ, स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या? स्टॉक मतलब क्या होता है? आपका बिजनेस है, कपड़े का दुकान चला रहे हो, मान लो आपने 10 लाख रुपए का माल खरीदा। आपने कितने का माल खरीदा? तो 10 लाख का माल ला के तुरंत बिक जाएगा क्या? आपके गोडाउन में, आपके भंडार में जितना भी माल, एनी टाइम आप जाके खड़े होगे तो आपको जितना भी माल दिखेगा वो स्टॉक है। आपने अभी 10 लाख का माल लाया, तो अभी स्टॉक कितने का है पूछूंगा तो क्या बोलोगे? 10 लाख। 1 लाख का माल बिक गया तो पूछूंगा स्टॉक कितने का है, बोलोगे 4 लाख का माल खरीद के ले आए नया, तो अब कितना स्टॉक है? 13 लाख। स्टॉक कम ज्यादा होता है, परचेज के होने के कारण स्टॉक बढ़ता है और सेल होने के कारण स्टॉक कम होता है। तो स्टॉक जो है एक पानी की टंकी की तरह है। समझे मेरी बात?
अब आगे, स्टॉक दो टाइप का होता है जिसकी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक दो टाइप का होता है जिसकी अपने को अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। समझना क्या है, पहले अपन समझते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या है। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, मार्च में। हमने 10 लाख रुपए का माल खरीदा साल भर में, एक एक 2-2 लाख करके 10 लाख का पूरा माल खरीदा। अब पूरे साल भर में 8 लाख रुपए का माल बिक गया। पूरे साल भर में 31 मार्च तक की डेट में कितने का माल बिक गया, 8 लाख का। तो साल के लास्ट में आप जब दुकान बंद करके जा रहे थे, 31 मार्च की डेट में रात को कितना माल बचा हुआ दिखा आपके स्टॉक में। तो साल के आखिरी में जो माल बच गया इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या बोलेंगे, और वही स्टॉक अगले दिन हमारे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कोई अलग अलग चीज नहीं होती है। जो चीज इस साल के लिए क्लोजिंग है वो अगले साल के लिए क्या है, ओपनिंग है। क्योंकि अगले साल से आप नया फाइनेंशियल ईयर चालू करोगे तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था ना उसी को कैरी फॉरवर्ड करके उसी को ओपनिंग स्टॉक बनाओगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का नाम क्लोजिंग स्टॉक क्यों पड़ा और ओपनिंग स्टॉक का नाम ओपनिंग स्टॉक क्यों पड़ा, क्योंकि रात को जब आप सोने गए तो आपकी आंख बंद हो रही थी। तो जो आंख आपने क्लोजिंग आइज के जो स्टॉक आपने अपने आंख बंद करते करते देखा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब अगले दिन आप सो के उठे तो आपकी आंख खुल रही थी तो आपने उसको अपने ओपनिंग आइज के साथ देखा तो वो स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो है वही चीज, है वही चीज, डिपेंड आपके आंख के ऊपर करता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है ना, स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है समझना ध्यान से, ये तो बात का टॉपिक है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, दो तरीके से होती है। एक तो हम स्टॉक की वैल्यू निकालते कैसे, आप जाओगे साल के आखिरी में फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। उसका क्या करोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। मतलब आप अपने गोडाउन में जाओगे, देखोगे कितना स्टॉक पड़ा है और उसकी काउंटिंग करोगे, क्वांटिटी निकालोगे, है ना। क्या निकालोगे, उसकी क्वांटिटी और उसका जो भी रेट होगा दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। इसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। और फिर आप स्टॉक का मार्केट वैल्यू पता करोगे। क्या पता करोगे, ये दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लोअर, WEL मतलब विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो कम होगा ना उस वैल्यू को हम स्टॉक की वैल्यू मानते हैं, उसकी एंट्री करेंगे। पहले आप जाओगे अपने गोडाउन में चेक करोगे स्टॉक कितने का पड़ा है, वो उसकी क्या हो गई, फिजिकल वेरिफिकेशन किए तो आप उसकी क्या निकाले, कॉस्ट निकाले। मतलब आप कितने में खरीदे हो वो उसकी कॉस्ट है। फिर आप उसकी क्या करोगे, मार्केट वैल्यू निकालोगे, पता करोगे जो भी रहेगा। फिर इन दोनों में जो कम होगा ना वो आप स्टॉक, उसको आप स्टॉक की वैल्यू मानो। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वही आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये स्टॉक के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं, आगे बात समझ में। अब स्टॉक के बाद क्या बचता है, क्या क्या हो गया हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, चलो कुछ कुछ चीजें जो 2-3 चीजें छोटी छोटी बची है, ध्यान से समझना। एक होता है हमारे लिए रिसिप्ट और पेमेंट। कौन सा नंबर चल रहा है, 24 ना, 25। एक होता है हमारे लिए रिसिप्ट और 26 नंबर में क्या आता है, क्या समझते हो रिसिप्ट के बारे में और पेमेंट के बारे में। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना और पेमेंट का मतलब क्या होता है, पैसे का जाना। रिसिप्ट का मतलब पैसे का आना और पेमेंट का मतलब पैसे का जाना, ठीक है। 27 नंबर, इनकम और एक्सपेंडिचर। इससे क्या समझते हो, इनकम मतलब आपने कितना कमाया। अब जरूरी नहीं कि जितना कमाया तो उतना पैसा मिला भी होगा। जैसे आप 10 लाख रुपए का माल बेचे जिसमें से 8 लाख रुपए आपकी कैश सेल्स थी और 2 लाख रुपए आपकी क्या थी, 2 लाख रुपए आपकी क्या थी,
क्रेडिट सेल की। अब क्रेडिट सेल का पैसा जब आएगा तभी कमाओगे ना, डुबा देगा तो कमाई रहेगी। लेकिन आपने मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। आप 6 लाख के माल, 6 लाख उस माल की कॉस्ट थी, उसको आपने कितने में बेचा, मान लो 10 लाख में बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब 10 लाख में से आपने 8 लाख रुपए का माल को कैश में बेचा था और आपने 2 लाख का माल को किस में बेचा था, क्रेडिट में बेचा था। तो मैं पूछूंगा आपसे, आपने कमाया कितना, तो क्या बोलोगे? कैश सेल्स का तो पैसा तुरंत आ गया होगा, क्रेडिट सेल का पैसा तुरंत आया होगा, तो मैं आपकी कमाई पूछ रहा हूं, कमाई तो क्या बोलोगे? 4 लाख। प्रॉफिट आपकी कमाई हुई ना। पैसा मिलना कमाई नहीं कहलाता, पैसा तो मिलेगा, कमा तो आज लियो ना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान की दया से मेरे को यूट्यूब से 17,000 रुपये मिला है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको। अब आप ही लोगों से मिला है, किससे बता रहा हूं। ये दिख रहा है आपको, 149.71 होता है, और एक तो अभी नया, और इस महीने की कमाई है 30.98, मतलब $31 इस महीने मिला है, उसके पहले $150 मिल चुका है, 17,000 अप्रोक्सीमेट होता है भाई। सुनो इधर, अब ये जो है ना पिछले महीने का हिसाब है, तो ये मैंने कमा लिया है यूट्यूब से, लेकिन अभी तक मेरे को पैसा मिला नहीं है। इसमें लिखा है कि पेमेंट आपको 21 से 26 अप्रैल के बीच में मिलेगा। तो मैं पूछूंगा मैंने कमाया कितना, तो आप बोलोगे कि इतना कमा लिया हूं, लेकिन क्या मेरे को पैसा मिला है? तो इनकम मतलब आपने जो कमा लिया है उसको इनकम बोलते हैं। हाँ, सैलरी नहीं बोल सकते। सैलरी मतलब कहीं नौकरी कर रहे हो तब मिलता हो तो सैलरी बोलते, मतलब आपने काम कर दिया, वो चीज ड्यू हो गई है, भले मिले कि नहीं मिले वो बात की बात, लेकिन आपकी इनकम कितनी है जो आपने कमाया। तो आपने कमाया कितना पे, 4 लाख। अब सामने वाला जब देगा तब वसूल हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर मतलब वही आपने कितना खर्चा किया। खर्चा किया मतलब पैसा जाने को खर्चा करना नहीं बोलते। अब आपने किसी से काम करवा लिया, बोला पेमेंट तेरे को 2 महीने के बाद दूंगा, खर्चा तो हो गया ना। भले पैसा आप 2 महीने के बाद दोगे, लेकिन आपने एक कर्जा तो चढ़ा लिया अपने ऊपर, दोगे ना 2 महीने के बाद, तो वो चीज आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? तो इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का आना और जाना को इनकम एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं, ठीक है। चलो 29 नंबर में आ जाओ, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट किसको बोलेंगे और 30 नंबर में लॉस किसको बोलेंगे, बताओ। हाँ, आपने अगर किसी चीज को कॉस्ट से ज्यादा में बेच दिया, कॉस्ट कम है उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट है। और अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, लॉस है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और देखते हैं, एक छोटी सी चीज बच गई, वो बता देता हूँ फिर खत्म। 31 और 32 कैपिटल, एक मिनट मत लिखो, 31 नंबर पे लिख देता हूँ सब चीज, एक डब्बा बना के बता देता हूँ। कैपिटल और रिवेन्यू, कायदे से इसकी जगह है ना यहाँ पर होनी चाहिए 26 के बाद, लेकिन चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अलग है थोड़ा सा। सुनो, ये वो वाला कैपिटल नहीं है जो एक तो बिजनेसमैन कहीं पे इन्वेस्ट करता है, आप इसको समझना, इसका नाम एक साथ पढ़ना। आप इसको कैपिटल बस मत पढ़ो, क्या पढ़ोगे, कैपिटल रिसीव्ड पढ़ोगे या फिर क्या पढ़ोगे, कैपिटल पेमेंट, ऐसे पढ़ोगे, या फिर क्या पढ़ोगे, रिवेन्यू रिसिप्ट या फिर रिवेन्यू पेमेंट। समझना ध्यान से, आपके बिजनेस में रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, पैसे का आना, या फिर आपके बिजनेस में पैसा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट करना। तो आपके जो बिजनेस में पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, वो 2 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, 2 कैटेगरी में बांटना पड़ता है। एक होता है कैपिटल और दूसरा क्या होता है, रिवेन्यू।
तो हम कोई भी चीज को कैपिटल कब मानेंगे और रिवेन्यू कब मानेंगे, ये मेरा सवाल है। आप बता सकते चलूंगा। और रिवेन्यू कब मानेंगे? नहीं। कार्मिक, हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीगत और रिवेन्यू को बोलते हैं आगमगत या आयगत। आप लोग 12वीं वाले अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो, आप लोग गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में टॉपिक था, बताओ। वाह। आप लोग ऑनलाइन वाले तो सोते रहते लग रहे मेरे को। कोई बता सकता है? सुनो मेरी बात, अभी हम बात कर रहे रिसिप्ट की, इधर ओ भाई, रिसिप्ट की बात कर रहे, ध्यान से देखो। ऐसा कोई भी रिसिप्ट मतलब आपके बिजनेस में पैसा आया, या तो वो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा या फिर एसेट को कम करेगा। बीच में मैं क्या लिख रहा हूं? और ऐसा कोई भी रिसिप्ट जिसके होने से या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जा रही है या फिर आपकी एसेट कम हो जा रही है, तो ऐसे रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, बैंक से मैंने लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो बैंक से मैंने लोन लिया 10 लाख का, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बताओ। ये कर्जा बढ़ा कि नहीं मेरे ऊपर, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, बैंक से लोन लेना। ये मेरी बात, बैंक से मैंने लोन लिया तो मेरा एक कर्जा बढ़ गया, तो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने अपने किसी एसेट को बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, तो पैसा आया, बेचने से पैसा आएगा, लेकिन उससे क्या हो गई, मेरी एसेट कम हो गई। तो ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिसके होने से या तो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी या फिर एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऐसी रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। और इसका उल्टा, तो ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिससे ना तो आपकी लायबिलिटी में कोई प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, लायबिलिटी ना तो बढ़ेगी और ना ही आपकी एसेट कम होगी, ऐसी रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चे से मेरे को ट्यूशन की फीस मिली, तो क्या वो फीस मिलने के कारण मेरे ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया? हाँ, उसको पढ़ाना वो बात अलग है, फीस मिली तो पढ़ाना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन क्या मेरे को फीस वापस करनी पड़ेगी ब्याज सहित? नहीं, वो मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा। तो ऐसी कोई रिसिप्ट जिसके कारण ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ती है ना ही कोई एसेट में क्या होती है, कमी आती है, तो ऐसी रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट। ये दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना आप लोग? क्योंकि देखो, अगर मैं आप लोगों को एसेट लायबिलिटी नहीं बताता तो आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, हर चीज इंटरलिंक्ड है आपस में। तो कैपिटल रिसिप्ट कब बोलेंगे, या तो लायबिलिटी बढ़ाएगा या एसेट कम करेगा, और कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट कब बोलेंगे, ना तो लायबिलिटी बढ़ने वाली ना एसेट कम होने वाली। ठीक है, अब पेमेंट में आ जाओ। ऐसा कोई पेमेंट जिससे आपकी लायबिलिटी कम हो रही है या फिर एसेट बढ़ जाएगी, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है या फिर क्या हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगी, हाँ एसेट बढ़ जाएगी, सॉरी। तो ऐसे पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट। एग्जांपल दे सकते हो, आपने कोई नया एसेट खरीद लिया, फर्नीचर मशीन कुछ खरीद लिए, आपने लोन चल रहा था, आप उसका रीपेमेंट कर दिए, तो रीपेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम हो गई, एसेट खरीदे तो एसेट बढ़ गई। और ऐसा कोई पेमेंट जिससे ना तो लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और ना ही एसेट बढ़ रही, तो ऐसे पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू पेमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने अपने क्लास का किराया दे दिया, तो क्या मेरी लायबिलिटी कम हुई क्या? नहीं, मैं तो 1 महीना यूज कर रहा हूँ जगह को और फिर किराया दे रहा हूँ, फिर 1 महीना यूज कर रहा हूँ, फिर एक किराया, ऐसा चल रहा है, इससे ना कोई मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। दूसरा, एसेट
एसेट नहीं बढ़ रहा है, एसेट नहीं बढ़ रहा है मतलब मैंने किराया दिया तो क्या बिल्डिंग मेरे नाम से हो गई क्या? नहीं, उससे मेरे को ना कोई एसेट मिल रहा है ना मेरी कोई लायबिलिटी कम हो रही है ना। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आप समझोगे ना तो आगे आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये 31 नाम मैंने जो लिखवाए ये आप लोगों को मदद करेगा आगे मास्टर क्रिएशन। अब कल की क्लास में जब आऊंगा ना तो क्लास में आने के पहले मैं आप लोगों को एक लिस्ट सेंड करूंगा। उस लिस्ट को आपको आने के पहले एक बार स्टडी करना है, ठीक है, और आते साथ में लिस्ट को समझाऊंगा एक बार, मतलब पढ़ूंगा, उसके बाद फिर अपन तुरंत मास्टर क्रिएशन वाला काम चालू करते हैं। और आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों कुछ भी आप लोगों को डाउट है बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे भी मैंने आप लोगों को बैड डेट बताया। बैड डेट मतलब क्या होता है? पैसा डूब गया, आपने किसी को उधारी देके रखा है, अब उसके गोडाउन में लग गई आग, पूरा माल वाल जल गया बेचारे। अब आपको अपने दुकान में बैठे बैठे लग रहा है आपको कि उससे पैसा अब रिकवर नहीं हो पाए, और आप भी अब नहीं चाहोगे कि उसको बोलूं अब मांगू क्योंकि उसकी अब स्थिति नहीं है, लेकिन आपको अभी फील हो गया ना कि अब मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तो आप अभी से उस चीज का प्रोविजन बना दो। क्या बना दोगे? प्रोविजन। अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना। अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि मेरा कोई खर्चा होगा, खर्चा हुआ नहीं है, फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला ऐसा लग रहा है अभी से, या फ्यूचर में कोई आपको खर्चा होगा ऐसा लग रहा है, तो आप अभी से उसका प्रोविजन बना के रख दोगे। क्या बना के रख दोगे? प्रोविजन। अभी से, फ्यूचर में अगर होने वाला ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन उल्टा, अगर आपको लग रही है कि फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है या कोई फायदा होने वाला है, तो आप अभी से उसका प्रोविजन नहीं बना सकते, ये अकाउंटिंग अलाउड नहीं करता। खर्चा या नुकसान होने का डर है तो आप अभी से उसका प्रोविजन बना लो भाई, लेकिन इनकम होने का लग रहा है तो आपको नहीं बना। समझ में आ गई बात? तो प्रोविजन का नाम ले लिए, तो प्रोविजन और रिजर्व करके दो तो छोटा छोटा टॉपिक है, वो भी बता दूं। 31 के बाद 32, हाँ 31, 32 और 33। तो एक नाम आता है प्रोविजन और एक नाम आता है रिजर्व। ये दो चीजें हैं जो अकाउंटिंग में हमको बनानी पड़ती है। दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है? एक प्रकार की लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, समझना। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स जॉब करते और उनकी महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो जैसे ही 1 लाख रुपए आया ना, तो वो पहले क्या करेंगे? घर का किराया निकाल देंगे 15,000 रुपए। अभी दिए नहीं है, सैलरी आई है तो पैसा अलग निकाल के रख रहे हैं। दूध वाले का 5,000 रुपए निकाल दिए, बच्चों की फीस 5,000 निकाल दी। हमारे यहाँ लगता है भाई इतने का दूध आता है, हमारे 70 रुपए लीटर है, 3 लीटर आप खरीद लो, दूध कितना होता है? 210 रुपए होता है। महीने का हिसाब लगा लो। 15,000 किराया हो गया, 5,000 का दूध हो गया, 5,000 बच्चों की फीस हो गई, सिलेंडर का 1,000 रुपए हो गया, तो राशन का 10,000 रुपए हो गया, सब्जी भाजी का 10,000 रुपए हो गया। ऐसे करके ना पैसा अलग निकालते जा रहे। अभी जब समय आएगा तब इसमें से निकाल के पेमेंट कर देंगे। तो आप अभी क्या किए मालूम है? इनका प्रोविजन बना। क्या किए? तो मतलब कोई खर्चा करना है, फ्यूचर में खर्चा करना है, उसके लिए पैसा अलग निकाल के रख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रोविजन बनाना। अब ये 1 लाख रुपए में से खर्चा हो गया। अब अपन क्या करते हैं? हर महीने 20,000 रुपए है ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देते। अभी इन्वेस्ट करने का कोई पर्पस नहीं है, बस पैसा जमा कर रहे। फ्यूचर में अगर हमको घर बनाना रहेगा या कुछ करना रहेगा तो वो पैसा वहां काम आएगा। तो ये जो पैसा अलग निकाला, इसके एवज में खर्चा खड़ा है। तो आपने अगर किसी खर्चे के लिए पैसा अलग निकाला है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए सेविंग करके चल रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। तो ये चीज घर के एग्जांपल से समझाया, ये चीज बिजनेस में एप्लीकेबल होती है। बिजनेस में जब हमको खर्चा करना रहता है तो हम खर्चे के लिए पैसा अलग निकाल के रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। फ्यूचर में बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लोन ना लेना पड़े तो आप अपने ही बिजनेस से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रख के चलते, ताकि फ्यूचर में हमको काम आए हमारे ही बिजनेस के डेवलपमेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
रिजर्व बोलेंगे। तो ये दो चीज भी अकाउंटिंग में आपको देखने को मिलेगी, प्रोविजन और रिजर्व। ठीक है, और कुछ? बैंकरप्सी मतलब मैंने आपको बताया इंसॉल्वेंट वाला, जब आपकी एसेट कम हो जाएगी एज कंपेयर टू लाइबिलिटी तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे। आप मतलब भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन इंसॉल्वेंट कहलाएगा वो बंदा। इंसॉल्वेंट होने के बाद कोर्ट में एक केस डालना पड़ता है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है कि हमको इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। क्योंकि मान लो एक ऐसा होता है, ध्यान से समझना, आपसे ऊपर कर्जा है मान लो 10 लाख का और आपके पास एसेट बची है 2 लाख की। अब जिनको आपसे पैसा लेना है वो तो हल्ला कर रहे होंगे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, कोई मानेगा क्या बिना लिए? अब आप किसी को बोल के बताओगे भी कि मेरे पास नहीं है पैसा, तो मानेगा क्या? नहीं। तो अब आप क्या करोगे, कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, उसका एक प्रोसेस होता है कि बोलोगे मेरे को आप दिवालिया घोषित कर दो, बैंकरप्ट घोषित कर दो। तो बैंक वाला पूरी आपकी जांच करेगा, बैंक बोलते कोर्ट वाला आपकी पूरी जांच करेगा कि हाँ भाई कर्जा आपके ऊपर इतना है लेकिन आपके पास एसेट नहीं है। तो कोर्ट एक फैसला सुनाएगी जिसमें आपको जीरो में लाके खड़ा कर देगा, एसेट्स भी जीरो मान लो और लायबिलिटी भी जीरो मान लो। अब आज के बाद आपको कोई पैसा वसूल नहीं सकता आपसे, समझे मेरी बात? अब आज के बाद आपसे कोई पैसा वसूल नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट के फैसले से क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी को जीरो कर दिया गया और आपकी एसेट्स को भी क्या कर दिया गया, जीरो। अब आप यहां से अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। जीरो हो गया ना, बस अब पिछले कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, अब आपकी एक ईमानदारी होगी कि फ्यूचर में आपने कमा लिया या कुछ किया तो आप फिर जाके इनको रिपे कर सकते हो, वो आपकी भलमनसी है। हाँ, नहीं तो अब यहाँ पर आप जीरो में आ गए, जीरो में आ गए। अब फ्यूचर में अब आपकी स्थिति परिस्थिति अच्छी हो गई, आप देने के लायक हो, तो बैंक आपका पूरा ट्रैक चेक करेगा, फिर दे सकता है। और मेरे सामने ऐसे 2 एग्जाम्पल है आज के डेट में जो दिवालिया होने के बाद आज के डेट में बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में आके बैठ गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक वाला लोन नहीं देगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो चेक करेगा आपकी क्रेडिबिलिटी को। इसीलिए आज के डेट में लोग क्या बनाते मालूम है, कंपनी बनाते। एक कंपनी दिवालिया हो गई, इसकी याद करो आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो कंपनी जो है इसके वसूलने के लिए आपके घर तक नहीं जा सकता कोई, कंपनी के शेयर तक ही सीमित रहता है चीजें। ठीक है, चलो और डिटेल में जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। हाँ, तो आप बोल रहे हो लोन देगी कि नहीं बैंक, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, उस समय आपकी स्थिति क्या है। अब मान लो जीरो में लाके खड़ा कर दिए और आप जीरो ही में हो तो क्यों देगा बैंक लोन? अब आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए तो आपको मिलेगा लोन, क्यों नहीं मिलेगा? आप पता है आईसीआईसी बैंक ये स्थिति से गुजर चुकी है। आप कभी गूगल करना, आईसीआईसी बैंक जो है ना वो एक समय में इस स्थिति में आ चुकी थी। इसके बाद आज के डेट में टॉप 3 बैंक में आती है और खुद ही बैंक बन गई है। मतलब मेरे को कोई पर्टिकुलर केस बताओगे तब बता पाऊंगा। वो घपला है, वो ये नहीं है, वो अलग चीज होता है, अलग चीज होता है। अनवांटेड प्रॉफिट और अनवांटेड लॉस नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल मैं खुद पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं अकाउंट पढ़ा जरूर हूँ लेकिन कभी हमने नाम सुना नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस बता सकता हूँ। अरे कौन प्रॉफिट को अनवांटेड के साथ प्रॉफिट कमाना नहीं चाहोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट में बता सकता हूँ क्या होता है, अनवांटेड प्रॉफिट में पहली बार सुनो भाई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो एक एक मैं रायपुर मार्केट की बात करूं, कपड़ा मार्केट में कोई काम किया है? कपड़ा मार्केट में लड़का है नहीं आपका दोस्त? एक एग्जांपल ले रहा हूं, कपड़ा मार्केट में 15% मार्जिन मानते हैं, मतलब आप कपड़ा खरीदो बेचो, कपड़ा खरीदो बेचो, आप 15% प्रॉफिट कमाओगे। एक मार्केट का एक स्टैंडर्ड फिक्स है। लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें 25% प्रॉफिट बना रहे हो, तो जो 10% ऊपर कमा रहे हो ना मार्केट स्टैंडर्ड से, तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। मेरी बात
वो आपका क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट है। और लॉस के केस में नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, लॉस के केस में क्या होता है, नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस। जिसका एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल पंप जानते हो, पेट्रोल पंप में पेट्रोल कहां से आता है, रिफाइनरी से डायरेक्ट नहीं आता। पेट्रोल मंदी रसौद है, मंदी रसौद में बड़े बड़े डिपो बने हुए हैं अलग अलग कंपनियों के, इंडियन ऑयल के, रिलायंस का, भारत पेट्रोल, सबका डिपो बना हुआ है। वहां पर ट्रकें जाती है, ट्रक से लोड होके पेट्रोल पंप तक का पेट्रोल आता है। और वो डिपो के पीछे बड़ी बड़ी रेलवे लाइन है, वहां पर डिपो में जो बड़ी बड़ी टंकियां है ना, वहां पे रेलवे वाला अपने टैंकर से डालता है। और रेलवे में पेट्रोल कहां से आता है, रिफाइनरी से आता है। ये पूरी प्रोसेस है। तो रिफाइनरी से निकलने तक, आपके पेट्रोल पंप में आने तक पेट्रोल है ना लगभग 5% उड़ जाता है। चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे भारत का हो, चाहे किसी का भी पेट्रोल हो, 5% उड़ जाता है। उसका नेचर है, प्रोडक्ट का नेचर है। तो ऐसे लॉस को हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं, जो सबके साथ होता है। और ये नॉर्मल लॉस जो है कस्टमर से ही रिकवर किया जाता है, मतलब पर यूनिट प्राइस बढ़ जाती है पेट्रोल की। इसमें अगर वहां से 10,000 लीटर निकला है तो आपके आते आते तक 9,500 लीटर आपके तक पहुंचेगा। ये सबका साथ हो रहा है। लेकिन डिपो से ट्रक निकला, आपके पेट्रोल पंप में आ रहा था, बीच में ट्रक पलट गया, अब पूरा पेट्रोल बहा गया। तो क्या वो लॉस सबके साथ हुआ, तो वो किसी एक के साथ हुआ और बार बार नहीं होता है, तो वो लॉस एबनॉर्मल लॉस, अनवांटेड नहीं होता है। प्रॉफिट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है, जिसको हम सुपर प्रॉफिट भी बोलते हैं, गुडविल में पढ़े थे हम। और लॉस में होता है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो आज की क्लास में ओवर कर रहा हूं। इसके बाद कल से अपन मास्टर क्रिएशन पे बात करेंगे, है ना। और किसी को कुछ भी डाउट होगा मेरे को आप कभी भी पूछ सकते हो।